अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी का डिस्कशन चल रहा था, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर में कुछ और भी पॉइंट्स है जिसके बारे में डिस्कस करना बाकी है। तो आज हम लोग एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी में मेनली डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मानिए कि एजुकेशनल सर्विस, ठीक है, जो इसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, तो ये इनके लिए जीएसटी का क्या रूल है। मज़ेदार पॉइंट होगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट हो, मैं भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाता हूँ, कोचिंग सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक पता चलेगा कि जीएसटी का क्या रूल हम लोगों के लिए बना गया है, कि एज ए स्टूडेंट आपको क्या फीलिंग आएगा जब आप भी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा सोचते हो, तो फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको भी पता चलेगा कि गवर्नमेंट इस मैटर को किस तरह से देखता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। फिर हम लोग हेल्थ केयर सर्विस के बारे में भी सीखेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम में जीएसटी के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा जाता है। गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट अगर किसी को सर्विस देता है, मतलब ये तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि गवर्नमेंट सर्विस जैसे कि मानो कि पुलिस जब किसी स्पोर्ट्स इवेंट में सर्विस करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट मानो जैसे कि आईपीएल के जब आईपीएल चलता है, या फिर कभी इंडिया का मैच चल रहा है ईडन गार्डन में, ठीक है, किसी ने देखा है क्या ईडन गार्डन में, किसी ने आप लोगों में से कोई भी, नॉट ओनली ईडन गार्डन, किसी भी ग्राउंड में जाकर कभी मैच देखी हो, आईपीएल हो या इंडिया का मैच, एनीबॉडी? रोशनी देखे चीज? अच्छा, ईडन है, कार मैच देखे चीज, केकेआर आईपीएल देखे चीज। अच्छा, तो ये एक चीज जरूर देखा कि जब केकेआर का तुम लोग मैच देखने जाते हो, तो ईडन गार्डन के जो आसपास वाला एरिया है या फिर अंदर में पुलिस रहता है, तो पुलिस तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जब बीसीसीआई जैसे एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जीएसटी का क्या रोल प्ले होता है। जीएसटी इज अ ह्यूज थिंग, जीएसटी इज अ ह्यूज थिंग। तो हम लोग जस्ट कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आइडिया ले ही ले, कम से कम हमारे इंटरमीडिएट लेवल में। मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जीएसटी जो आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल में सिखाया जाता है ना, ये एनफ है, सीरियसली एनफ है, मतलब यहीं पर आपको मैक्सिमम चीज सिखाया जाता है। फाइनल में तो बस रिवाइज कुछ पोर्शंस होते हैं, मैक्सिमम चीज आपको इंटरमीडिएट में ही सीखना पड़ता है। मतलब जो फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज्यादा कोई डिफरेंस आपको इंटरमीडिएट में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी हो, इनकम टैक्स में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंटर में ही सीखना पड़ता है, जो भी इनकम टैक्स का यूज है सब कुछ यहीं पर है, ठीक है। ओके, तो चलो मैं आपको बाकी मैटर जो है उसी में बात करके आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, सबसे पहले लास्ट क्लास का फिनिशिंग कहाँ हुआ था, आपको याद होगा कि हम लोग प्रोसेस टी एंड कॉफी, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लास्ट पार्ट में बात किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोग प्रोसेस टी एंड कॉफी में बात हुआ था, जैगरी में बात हुआ था, पल्सेस एंड दाल में बात हुआ था, ये सब में, ठीक है। आज मैं बात करता हूँ आपसे, सबसे पहले एंट्री 55 के बारे में एक बार बता देता हूँ। एंट्री 55 में, ये एंट्री नंबर 55 में क्या बताया, कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। पैडी मतलब यू ऑल नो, पैडी मींस जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं धान का पेड़, बोलते हैं ना, धान। तो पैडी जो है जिसको धान कहते हैं, तो मिल में जब हम लोग इसको लेके जाते हैं पैडी को, तो पैडी वहां पर क्या होता है, राइस मिल में पैडी से वहां से राइस बन जाता है, जो राइस बंगाली बहुत पसंद करता है, सबसे ज्यादा पसंद करता है भात खाने वाला बंगाली, जैसे कि मैं बहुत खाता हूँ सर। नॉर्मली हमारे फैमिलीज में, बंगाली फैमिलीज में चावल का ट्रेंड है, बिकॉज यहीं पर चावल मिलता है। सिमिलर वे में जब वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा गेहूं खाया जाता है, व्हीट का यूज बहुत ज्यादा है वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो जहाँ जो मिलता है वहां पर वो चीज का यूज तो ज्यादा होगा, इसमें और कोई बात नहीं है। साउदर्न इंडिया में डायरेक्ट राइस नहीं लिया जाता, बल्कि उस राइस को दाल के साथ मिला के उसमें डोसा इडली बनाया जाता है। तो ये इंडिया का फूड है, बस अपना अपना तरीका है उसको कंज्यूम करने का, आप सबको पता है। तो चलो क्या क्या पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो राइस और पैडी का खेल क्या है, तो कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स and rearing of all life forms of animals except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product
और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, ये सब एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी होता है। मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, जब पैडी का मिलिंग होता है, द मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, इट इज अ प्रोसेस कैरिड आउट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इज ओवर एंड, मतलब जब कल्टीवेशन प्रोसेस ओवर हो जाता है एंड पैडी हैज बीन हार्वेस्टेड। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट यूजुअली कैरिड आउट बाय द कल्टीवेटर्स but by the rice millers. Milling of paddy into rice also changes its essential characteristics. Therefore, milling of paddy into rice cannot be considered as an intermediate production process in relation to cultivation of plants for food, fiber, or other similar product or agricultural produce. In view of the above, it is clarified that milling of paddy into rice is not eligible for exemption under entry 55. मतलब आप बात समझ गए ना कि ये जो पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जैसे कि आप सबने देखा लास्ट क्लास में कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर किसी चीज को प्रूव हो जाता है तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। इसमें मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था। तो इन दिस सिमिलर पैरामीटर, जब हम लोग पैडी को राइस मिल में जाके राइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको एकदम डायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि पैडी से जब हमें राइस मिलता है तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोसेस तो है नहीं, बट इस केस में क्या है कि एकदम सिंपल कह रहा है कि इन व्यू above it is clarified that milling of paddy into rice is not eligible for exemptions। ये exemptions में नहीं आता अंडर सेक्शन 50 एंट्री नंबर 55 में। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। मतलब राइस मिल में पैडी का जो बिजनेस करता है, पैडी लेके जाएगा फिर वहां से राइस बनाएगा, तो वो जीएसटी में आ सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की हमेशा जीएसटी चार्ज इस सब में नहीं होता बिकॉज नेसेसिटीज है। तो इसमें आगे चर्चा और होगा, लेकिन करंटली आप इतना जान लो, कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस ये एंट्री 55 में जीएसटी परव्यू में नहीं आता है। इट्स नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर एंट्री 55। ओके, तो ये जो एक था, ये लास्ट क्लास के साथ कनेक्टेड एक पॉइंट था कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एग्जेम्पशंस के साथ कनेक्टेड एक पॉइंट था। तो फिलहाल हम लोग एकदम न्यू एंट्री में आते हैं सर, एजुकेशनल सर्विस। एजुकेशनल सर्विस फटाफट देखो तो सर, एजुकेशनल सर्विस में आपको क्या सीखने को मिलेगा। दिस इज एंट्री नंबर 66, ठीक है। एंट्री नंबर 66 में एजुकेशनल सर्विस के बारे में बताया गया। वो एंट्री 55 तो लास्ट क्लास का ही पार्ट था। तो एजुकेशनल सर्विस में आप देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस को सर्विस देगा? स्टूडेंट को सर्विस देगा, है ना, स्टूडेंट को सर्विस देगा, फैकल्टी को सर्विस देगा, स्टाफ को सर्विस देगा। By an educational institutions by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee। सर आजकल आप लोग एक खबर जरूर रखे होंगे कि रिसेंटली एक बहुत ही बिग लेवल में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। रिसेंटली एकदम हाल ही में हुआ है, जस्ट अ फ्यू डेज बैक। थैंक यू सर, यू ऑल नो दिस। 13 को नीट का एग्जाम हुआ है, ठीक है, जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के लिए, है ना। नीट किसके लिए दिया जाता है? मेडिकल के लिए दिया जाता है ना। है दादा। नीट एग्जाम जो एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, तो ये जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, मतलब यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज, जिस लेवल का हो एग्जाम, तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम जो भी इंस्टीट्यूशन आप स्टूडेंट का लेता है, तो वो भी इसका एक सर्विस है। तो इस मैटर पे भी हमें देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो मुद्दा है, इसमें जीएसटी चार्ज होता कि नहीं होता। ओके, टू एंड बेसिकली आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि कितना तरह का एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडेड किया जाता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टू एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स। आप लोग देख सकते हो कोलकाता में या कोई भी बिग सिटीज में जो लोग रहते हो, ठीक है, ये आपको स्मॉल टाउन्स में थोड़ा बहुत दिखेगा, बट बिग सिटीज में बहुत ज्यादा दिखता है। लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इवन स्मॉल टाउन्स लाइक जमशेदपुर, स्मॉल सिटी लाइक जमशेदपुर, खड़गपुर, दुर्गापुर, ये सब में भी आजकल बहुत चलता है। ये ट्रेंड हो चुका है स्कूल बस सिस्टम। Am I right ना?
स्कूल बस फैसिलिटीज होता है कि नहीं होता? है दादा। आप लोगों में से कितना जन स्कूल बस फैसिलिटीज लिए हो या फिर सबको ही लिए हो? मैंने तो कभी स्कूल बस क्या होता है मैंने कभी सोचा नहीं, बिकॉज जैसे कि ऑल नो मेरा बेसिक एजुकेशन अप टू 12 तक तो मेरा विलेज एरिया में ही हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या स्कूल बस का फैसिलिटीज आप सबने लिया इन योर स्कूल डेज? डिंकी, यस सर। रोशनी, हाँ, ज्योति ने না लिया। দাদা, ओके, ফুলবাড়ি আসতাম, স্কুল বাসে আসিনি কোনো। ছিল, किसे আসতিস? ফুলকারে আসতাম। स्कूल का ही ना या कोई হ্যাঁ, प्राइवेट? না না, স্কুলেরই, কিন্তু বাসে কোনোদিনও আসিনি। ओके ओके, पूल का मतलब सेम मैटर इज सेम। डिंकी, হ্যাঁ হ্যাঁ। तुम डिंकी ने लिया था सर्विस? नहीं सर। नो सर। अच्छा, आप खुद ही नहीं जाते थे? सर। खुद से जाते थे? हाँ सर। अच्छा, हाँ। डिंकी ने नहीं लिया। शिवम ने तो जरूर लिया होगा। यार नहीं लिया शिवम तो? लिया है सर। हाँ, वही तो हम सोच रहे हैं। ठीक है। मैं सब लिया है, प्राइवेट भी लिया है, बस से भी, बाइक से भी जाता था जब 12th में आ गया था तो 9th से। मतलब हर तरह का फैसिलिटीज ले लिया, कोई बात नहीं। हाँ। लेने के लिए ही तो देता था, तो क्यों ना लिया जाए। तो ये जो स्कूल जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्टूडेंट्स को देता है या फैकल्टीज को भी देता है, मतलब फैकल्टी स्टाफ को भी देता है, स्टूडेंट्स को भी देता है, तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या इसमें जीएसटी लगता है या जीएसटी लगना चाहिए? तो दीज आर द थिंग्स कि क्योंकि ये सब तो सर्विस है, यहाँ पर तो अर्निंग का खेल चलता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता है ना। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो जब से ये पैंडेमिक के कारण स्कूल बंद हुआ है कोलकाता में, आपको किसी किसी को जरूर आइडिया होगा, लोकल्स में आप लोग हो तो आपको जरूर आइडिया होगा कि कुछ स्कूल है ऐसा जिनका मंथली फीस 50,000 60,000 का फीस है। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छा खबर होगा मेरे से, बिकॉज मेरा करेंटली कोई तो स्कूल में है नहीं जो कोलकाता में पढ़ते हैं, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मंथली स्कूल फीस कुछ इतना है, 50K 60K काइंड ऑफ, ओके। या फिर किसी किसी का और थोड़ा कम भी हो सकता है, 25K या फिर 20K काइंड ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द स्कूल टू स्कूल, फैसिलिटी टू फैसिलिटी। एमएटी और जीडी गोइंग का। एमईटी और जीडी गोइंग का इसका फीस कितना? हाँ। ऐसा है 50K 60K हाँ। करके? हाँ, इनका फीस बहुत हाई है। ओके, तेरे का सब खबर है। तो बस मैं सवाल यही, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, जो मेन क्वेश्चन उठा था स्कूल लेवल में कि ये जो फीस चार्ज करता था ना मंथली बेसिस में, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता था, मतलब इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन फीस मिला के फिर मंथली फीस होता था। क्योंकि स्कूल जो बस प्रोवाइड करता है ना, बस हो या पूल कार, जो भी आप जानते हो, बस पूल कार, ये सारा का सारा फीस मिलके होता था। तो कुछ गार्जियन ने क्वेश्चन उठाया, सवाल यही किया कि आप लोग जो फीस चार्ज करते हो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो इंक्लूडेड है, बट करेंटली स्कूल किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। नो ट्रांसपोर्टेशन नीड इज देयर, नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इवन हो भी नहीं रहा है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन फीस क्यों जोड़ना क्या सही रहेगा? सर कुछ समझ में आया आप लोगों को? इसको लेके कुछ स्कूल में बहुत बवाल भी हुआ, मतलब बहुत तरह का मतलब झमेला भी हुआ कि गार्जियन ने सवाल कर दिया कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो फिर स्कूल फीस में ट्रांसपोर्टेशन फीस ऐड क्यों किया जाए? तो देयर आर वेराइटीज काइंड ऑफ मैटर जो इस करेंट पैंडेमिक ने सबने देख रहा हम लोग। तो ये दमदम में तो एक स्कूल में बहुत झमेला हुआ, पता है किसी को? दमदम में एक स्कूल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक मिशनरी स्कूल होगा, ठीक है, बहुत बहुत जोर का झमेला हुआ, एकदम बवाल मच गया था। डिंकी को आइडिया हो सकता है, आसपास में ही है, कैंटोनमेंट के आसपास किसी एरिया में हुआ था। सर यहाँ पे काफी सारे स्कूल में झमेला हुआ है। काफी सारा हुआ है ये। हाँ, काफी सारे स्कूल का फीस पेंडिंग हो गया। फीस भी पेंडिंग हो गया और बहुत सारा मुश्किल भी चल रहा है। तो जो भी हो, तो मुद्दा एकदम करेंट मुद्दा है और बहुत कुछ रीजन भी है, कभी कभी तो कुछ मैटर अनरीजनेबल भी लग रहा है। आई डोंट नो कि क्या सही गलत, वो तो सबको ही मिलके बताएंगे हम लोग, बट करेंटली हम यही बताना चाहते हैं
कि आप देखो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो फीस चार्ज है इसमें जीएसटी का क्या मैटर है, गवर्नमेंट क्या है। ओके, समझ में आ रहा है ना हम लोग पढ़ने क्या जा रहा है। ओके, तो to an educational institutions by way of transportation of student, faculty and staff, catering including any midday meals scheme sponsored by the central government। ये आप लोगों को पता है ये मिड डे मील सिस्टम, किसी को कोई आइडिया है? ये मिड डे मील दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है जिसमें बच्चा लोग स्कूल में जाके खाना खाता है। ये प्रोजेक्ट इंडिया में न्यूट्रिशन को मतलब स्कूल में स्पेशली द रूरल बच्चा लोग, इवन शहर में, मतलब इंडिया में शहर भी बहुत अच्छा हालत में नहीं है, इवन फिर भी रूरल लोगों को ना गांव में कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट, जब से मुझे थोड़ा ज़्यादा दिमाग खुला है, जब से मैं थोड़ा अपने घर से बाहर निकला, लास्ट 10-12 ईयर से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि रूरल पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है compared to urban people. This is my personal opinion. Even मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग भी ग्राउंड लेवल में आके देखोगे ना तो आपको भी ऐसा लगेगा। मे बी आपको उनका ड्रेस देख के लगेगा नहीं, मे बी आपको उनका मतलब तरीका, द वे दे लिव, मे बी आपको लगेगा कि नहीं सर इनका आप कैसे कह सकते हो। बट अगर आप उनका रेगुलर फूड हैबिट्स, उनका रेगुलर लाइफ हैबिट्स, मतलब रेगुलर उनका जो रेगुलर एक्टिविटी, उनसे आपको यही लगेगा कि लिविंग स्टैंडर्ड उनका ही हाई है, ना कि अर्बन पीपल का हाई है। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। इवन आप भी ग्राउंड लेवल में आके देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा। तो जो भी हो, द पॉइंट इज दैट ये मिड डे मील प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चालू किया था, तो जिसमें गवर्नमेंट बेसिकली स्कूल लेवल में सब गवर्नमेंट के थ्रू से स्कूल में कैटरिंग के थ्रू से सप्लाई किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज में दिया गया है। तो इसमें क्या जीएसटी कुछ रोल प्ले करता है, लेकिन ये भी एक सर्विस है जो फूड का एक बहुत बड़ा मैटर है। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विस परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कॉन्डक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशंस। जैसे नीट का एग्जामिनेशन जिन्होंने कॉन्डक्ट किया, आप लोगों का जो चार्टर्ड का एग्जाम, कॉस्टिंग का एग्जाम, सीएमए का एग्जाम, सीएस का एग्जाम जो लोग कॉन्डक्ट करते हैं, है ना, तो ये कॉन्डक्ट करने के टाइम पे भी उनको पेमेंट मिलता है अच्छा खासा। तो क्या उसमें जीएसटी परव्यू लिया जाता है या नहीं लिया जाता? दिस आर द क्वेश्चंस। ये सब जवाब आपको धीरे धीरे मिलने वाला है, लेकिन फिलहाल आप ये तो देख लो कि सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर नीट का पेपर तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है ना, अगर प्राइवेट में जाना तो डायरेक्ट जाके ले सकते हैं एडमिशन? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा होगा तो फिर कोई भी मेडिकल के लिए चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तुझे नीट या जैसे ज्वाइंट होता है इंजीनियरिंग का, ठीक है, तुझे वो एग्जाम देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज का सीट में तुझे नहीं मिलता है तो तू प्राइवेट में जा सकता है, बट तुझे नीट क्रैक तो करना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज द नॉर्मल रूल। मैं तो नहीं तो कोई भी बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और फिर प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेगा, नहीं है, तब तो मतलब कोई प्रॉपर पैटर्न ही फॉलो नहीं होगा, तब तो कोई भी मतलब मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। ऐसे मुश्किल है बहुत, और मुश्किल बढ़ जाएगा। किडनी लीवर इधर उधर लगा दे। कुछ भी हो सकता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे तो हो रहा है बहुत सारा जगह में। However, supply of online educational journal, supply of online educational journals और periodicals, जैसे ये आप लोगों का इंस्टीट्यूट भी देता है, सीए इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, इवन सीएस इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को जर्नल प्रोवाइड करता है। पहले घर घर में देता था, मतलब आपके घर में होम डिलीवरी करता था, पोस्टल सर्विस देता था। आजकल पोस्टल सर्विस बंद कर दिया, और पोस्टल सर्विस बंद करके अभी सारा का सारा चीज ऑनलाइन में ही अपलोड करता है। आपको मन है तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज इससे कॉस्ट काफ़ी सेव हो रहा है। बिकॉज हाँ सर, बहुत ज़्यादा ट्रीज का यूज़ होता है इस सब चीज़ों में, तो थोड़ा गुड फॉर एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं है, जो भी हो। However, nothing contained in subsection sub items 1, 2, 3 of item B shall apply to an educational institutions other than an institutions providing service by way of preschool education and education up to 12,
मतलब हायर सेकेंडरी, समझते हो ना, 12 मीन्स हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट. Further, nothing contained in sub item 5 and item B shall apply to institutions providing service by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent and education as a part of approved vocational educational course. आजकल एक सिस्टम चलता है, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, बट अगर आप थोड़ा खबर लगाओगे आपके लोकल स्कूल में, जैसे आप लोग एक नॉर्मल एकेडमिक सिस्टम में पढ़ाई करते हो ना, एक तरह का एजुकेशनल सिस्टम है जिसको वोकेशनल एजुकेशन के साथ कंपेयर किया जा रहा है. किसी को आइडिया है क्या क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि आप लोग 1 से लेके 12 तक पढ़ाई किए हो स्कूल लेवल में. हेलो, 1 2 3 4 करके Yes, आपको sir. क्लास 12 तक आप सबने पढ़ाई किया होंगे ना. मैंने भी किया, आप लोगों ने भी किया, मैंने भी किया. बस एक चीज होता है कि कुछ स्पेशल मैटर्स होते हैं. मतलब वोकेशनल में क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 के केस के बाद ये नॉर्मली वोकेशनल ट्रेनिंग 11-12 लेवल में जाके चालू होता है. मतलब जिनको जल्दी कोई काम करना है या फिर उनको हैंडमेड कोई स्किल डेवलपमेंट करना है, मशीनरी का काम सीखना. जैसे कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो आया है ना, एनईपी, ये काइंड ऑफ उसी के जैसा था जो इतना दिन चल भी रहा था लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं था. ये नॉर्मल जो 1 to 12 ITI. नहीं, आईटीआई नहीं रे बाबा, ITI. ये स्कूल लेवल में ही चलता है. 1 to 12 वाला जो स्कूल है उसी स्कूल में ही चलता है. बट जैसे नॉर्मल में सब कोई पढ़ाई करता है, बट वोकेशनल ट्रेनिंग में वो लोग ना पढ़ाई सिर्फ नहीं करता, पढ़ाई के साथ साथ वो लोग ना कोई मशीन्स को हैंडल करना, मशीनरी हैंडलिंग, मैकेनिकल टाइप में छोटा छोटा काम जो आईटीआई में जाके वो करते हैं ना, उसी का स्कूल लेवल में एजुकेशन. ठीक है, ताकि वो एटलीस्ट छोटा मोटा इंजीनियर बन जाए, छोटा मोटा इंजीनियर. ठीक है, कि ताकि कहीं ना कहीं लोकल एरिया में जाके वो किसी कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक कर सकता है. ठीक है, जो 11-12 में वोकेशनल ट्रेनिंग चालू किया गया है, तो इसको इक्विवेलेंट टू 11-12 भी माना जाता है. ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है डिप्लोमा टाइप पे करके सर. नहीं, डिप्लोमा नहीं है, एकदम नॉर्मल पैटर्न है. मतलब आप लोग 10th के बाद नॉर्मल पढ़ाई किए, मैंने भी वैसा ही किया, नॉर्मल 11 किया, 12 किया. बट वोकेशनल ट्रेनिंग में आप 11-12 भी पढ़ोगे, बट आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल कोर्सेज ज्यादा रहेगा. जैसे कि प्रैक्टिकल कोर्सेज में कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि मानो अगर आप मैजिक सिखाना चाहते हो तो मैजिक सीख सकते हो. सीरियसली मैजिक है, मशीनरी पार्ट्स हैंडलिंग करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को ऊपर काम करना, इलेक्ट्रिकल मैटर में काम करना. ठीक है, जो छोटा छोटा गांव में, इवन शहर में भी इलेक्ट्रिशियन नहीं होता, तो सब कोई आईटीआई पास करके आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. इसी का एक अपर वर्जन आईटीआई है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक सिस्टम है. ठीक है, लेकिन ये स्कूल लेवल वाला है. आप लोग क्या करते हो, कोई साइंस लेते हो, कोई कॉमर्स लेते हो, कोई ह्यूमैनिटीज लेते हो, जिसको हम लोग, और एक फेमस नाम है आर्ट्स भी कहते हैं इसको. साइंस कॉमर्स आर्ट्स का एक लाइन हम लोग लेते हैं. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली वोकेशनल ट्रेनिंग में आके कुछ काम सीखते हैं, ताकि उनको कोई इंडस्ट्री, ताकि वो कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम, ताकि वो किसी भी तरह का कंप्यूटर हार्डवेयर का काम, इस तरह का कुछ ना कुछ सीख सके. इवन जैसे कि फोटोग्राफी है. ठीक है, फोटो लैब में काम करना, बहुत कुछ. ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में दिस काइंड ऑफ मैटर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो अभी फ्लोरिश होने वाला है. मतलब अभी वही सब होगा. मतलब ये जो एक कन्वेंशनल मेथड है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये पैटर्न नहीं रहेगा. कोई भी कभी भी किसी भी फील्ड में जा सकता है. मतलब बस हाँ, आपको कुछ ना कुछ एग्जाम जरूर क्रैक करना होगा. बट एक होता है ना कि अगर आपने आर्ट्स पढ़ लिया तो फिर आप बाद में जाके साइंस का पढ़ाई नहीं कर सकते. अरे हो सकता है कि आप 11-12 में आपके अंदर का जो हुनर है वो पहचान नहीं पाए, लेकिन जब आप कॉलेज में पहुंचे तो मे भी आपको लगा कि नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ. तो उस टाइम पे भी आपको मौका मिले कि नहीं, इसको फिर से मौका दिया जाए, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम बर्बाद ना हो. कुछ एग्जाम क्रैक करके भी आप उस तरह का एग्जाम में फटाफट बैठ सकते हो. ठीक है, तो कुछ इजीनेस लाया गया है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग काफी दिनों से चल भी रहा था. ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर मेरे
नेटिव जहाँ है उन वहाँ पर आसपास में जो एक दो स्कूल है वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज चलता है। मैंने देखा, मेरा कुछ दोस्त लोग वहाँ पर पढ़ाई करता था, ठीक है, जिनको जल्दी कुछ काम चाहिए था, ठीक है। जैसे ये सिविक पुलिस वगैरह होता है ना आजकल, आप लोग देखते हो रास्ते में, देखते हो कि नहीं देखते, सिविक वॉलंटियर। हाँ होता है। हाँ, ये इस तरह लगभग का, जब पूजा हाँ, वगैरह होता है ना उस टाइम में इन लोग को बुलाया जाता है। हाँ, ये इतना सिविक सारा पुलिस वॉलंटियर, फोर्स लाएगा कैसे। हाँ, ये सिविक वॉलंटियर लोग ना इसी तरह का ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेता है, उनको वोकेशनल कोर्स में डाल के उनको कुछ स्पोर्ट्स टाइप का एक्टिविटीज में, लाइक जैसे रन करना, किसी फील्ड को कंप्लीट करना, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करना, ठीक है, कुछ तरह का कुछ क्या बोले, फिजिकल एक्टिविटी का कोर्स कंप्लीट करके उनको इस तरह का पुलिस का छोटा छोटा रोल में प्ले करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एक वे है जो सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है ये सब प्लानिंग। मेरा बहुत सारा फ्रेंड है ऐसा जो आजकल मुझे मिल जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो पुलिस में या सिविक में काम करते हैं। जो लोग थोड़ा पढ़ाई में वीक था स्पेशली, ठीक है, जो लोग एजुकेशन में वीक था, उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। एक्चुअली मेरा घर जहाँ है ना, मेरा घर के ऊपर बैंक है, तो बैंक में ना अभी आजकल थोड़ा यहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए हमेशा कोई ना कोई सिविक वॉलंटियर ड्यूटी देता है। तो मैं डेली किसी ना किसी फ्रेंड के साथ मिलता हूँ जिनके साथ मैं बचपन में 10th 11 लेवल में पढ़ता था। तो वो अचानक से दिख जाता है कि भाई तू भी है इस फील्ड में। फिर मतलब कम से कम लास्ट 1 मंथ में मुझे कम से कम 10 जन ऐसा मिला जो लोग मेरा फ्रेंड था। मैं बोलता है भाई मेरा सभी फ्रेंड लोगों को सिविक वॉलंटियर में मिला है क्या? मतलब जैसे मान लो कि अगर 100-150 स्टूडेंट्स पढ़ते थे तो उसमें से मुझे 10 दोस्त ऐसा मिल गया जो लोग सिविक वॉलंटियर है या थोड़ा हायर लेवल में कांस्टेबल पोस्ट में है, काइंड ऑफ दैट। तो ये एक एरिया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कोई बात नहीं, तो फिलहाल आप एनालिसिस देखो, फिलहाल आप एनालिसिस देखो। एनालिसिस बहुत गजब होगा। एजुकेशन इज ए फंडामेंटल टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. The term education is not defined in the CGST Act 2017, but as per Apex Code मतलब सुप्रीम कोर्ट रे बाबा। एपेक्स कोड मतलब किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोड कहा जाता है। जीके है, याद रखिएगा। डिसीजंस इन लोक शिक्षण ट्रस्ट, लोक का मतलब लोग, जिसको हम लोग हिंदी में लोग कहते हैं, उसको लोका कहते हैं इन संस्कृत। एंड शिक्षण मतलब शिक्षा, ठीक है, ये संस्कृत है। लोक शिक्षण ट्रस्ट वर्सेस सीआईटी, एजुकेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनके बीच में एक केस हुआ था। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स बाय नॉर्मल स्कूलिंग. Taxing the education sector has always been a sensitive issue, as education is seen more as a social activity than a business one. The government has a constitutional obligations to provide free and compulsory elementary education, जो government provide करते हैं to every child. Thus, to promote education, it would be beneficial if education services are exempted from tax. है ना? अगर आपको एजुकेशन को प्रमोट करना है, अगर आप चाहते हो कि अपना देश एजुकेटेड बने, अगर आप चाहते हो कि हम चाइना जैसे कंट्री का डिपेंडेंसी छोड़े और अपना प्रोडक्ट खुद बनाना सीखे, तो उसके लिए सबको एजुकेट होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बता रहा था कि वोकेशनल ट्रेनिंग जैसा कोर्स है ना, ये चाइना जैसे कंट्रीज में, रशिया जैसे कंट्रीज में, जापान में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सीरियसली वो सब कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है कि भाई आप कुछ स्पेशल चीज आता है तो आप उस फील्ड में अपना झंडा गाड़ सकते हो, आप उस मैटर को लेकर रिसर्च कर सकते हो, इवन आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका तारीफ भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एचएस में, हमारे यहाँ पर इंडिया में कैसा है ना, भाई 12th में कितना स्कोर हुआ है, अगर तुम्हें 12th में 80% मिला है तो तुम ज्यादा कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेके कुछ ना कुछ काम करते हो, सीखते हो, तो ये एक है जो जापान जैसा कंट्रीज को आज वर्ल्ड में इतना इतना ज्यादा, देखो आपको मैं जापान का साइज दिखा रहा हूँ, आप एक बार ना इंडिया के साथ कंपेयर करो और जापान देखो, आप लोग चौंक जाओगे सर कि ये है इंडिया, आप इंडिया का वॉल्यूम देख सकते हो, एंड दिस इज जापान। मतलब कितना छोटा है जापान, एक आइलैंड है, लेकिन जस्ट देखो इसका स्किल प्रमोशन इसका इतना हाई है कि मतलब हमारे जैसा कंट्री एक जापानी पे डिपेंडेंट हो जाता है।
कि अगर एक जापानी का स्किल आ जाए तो शायद इंडिया कुछ बन जाएगा। कुछ फेमस एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आज अगर इंडियन कार पे चढ़ता है तो कार का नाम बताओगे जो इंडिया में लोगों को कार चढ़ाना सिखाया? कौन सा कंपनी है जो हर एक इंडियन को कार दिलाना सिखाया कि भाई हाँ मेरा भी पर्सनल कार हो सकता है? कौन सा कंपनी है? थैंक यू सर, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी, आप सबको पता है सुजुकी जापान का कंपनी है। एक्चुअली ये इंदिरा गांधी का टाइम का बात है कि पहले एक्चुअली संजय गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा ना संजय गांधी एंड राजीव गांधी। तो संजय गांधी ने ही सोचा था ये सुजुकी के बारे में फर्स्ट टाइम कि इंडिया में एक सबके लिए कार होना चाहिए, बिकॉज एम्बेसडर कॉस्टली होता था। एम्बेसडर जो था वो कॉस्टली होता था। जो हिंद मोटर है अपने कोलकाता में है, हिंद मोटर अभी तो सर कंपनी नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा 1980s के टाइम, 70s के टाइम पे 75-7 ऐसा कुछ था, लेकिन वो इमरजेंसी पीरियड था, वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन वगैरह हो गया था। तो ये एक टाइम पे संजय गांधी ने अपना प्रोजेक्ट फेलियर हो गया था। उस टाइम पे जर्मन का एक कंपनी है, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, मेरा पूरा फोकस अभी इकोनॉमी एंड जीएसटी पे है। नहीं कभी बोलोगे कि सर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन क्यों हुआ था, क्या हुआ था, तो लॉट्स ऑफ मैटर है ये सब मैटर में, मुझे इसमें बात नहीं करना है अभी। बट आपको मैं बस बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टैक्स सब कनेक्टेड है ना। यहाँ जर्मनी कहाँ गया रे बाबा? जर्मनी नहीं दिख रहा है मुझे। हम लोगों को दिखा जर्मनी? ये देखो जर्मनी, जर्मनी दिखा आपको? ये जर्मन का एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम है आपका वोक्सवागन, है ना? हाँ एक ब्रांड है, हाँ वोक्सवागन। ये वोक्सवागन के साथ ना पहले टाई अप हुआ था, किसका? मारुति का। लेकिन ये थोड़ा कॉस्ट, इसका जो रेट था थोड़ा कॉस्टली था उस टाइम पे। तो अब बाद में ना ये कांग्रेस का गवर्नमेंट गिर चुका था, ठीक है। कांग्रेस का गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, कांग्रेस का गवर्नमेंट गायब हो गया था इंडिया से, और जनता दल, मतलब जो आज का जो बीजेपी पार्टी है, इसी पार्टी का फर्स्ट नाम था जनता दल, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपका दीनदयाल उपाध्याय जैसे पर्सन्स ने बनाया था। तो वो जनता दल का पार्टी आया था, और जनता दल के पार्टी के टाइम पे, बीजेपी के टाइम पे अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने सोचा था वो प्रोजेक्ट जनता दल के टाइम पे हुआ। और उस टाइम पे जनता दल में जो भी मतलब उस टाइम पे थे जो सोचते थे, मारुति के साथ सुजुकी का टाई अप किया, और वही वहां पर फिर से देखो जापानी स्किल इंडिया को पहला कार चढ़ाने का मौका दिया। बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास कैपिटल था, बट वी डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी। हमें नहीं पता कि कैसे इंजन लगा के गाड़ी चलाया जाता है। मतलब ये करेंटली बता रहा हूं मैं, मतलब लास्ट 200 ईयर्स में ब्रिटिश का चमचागिरी करते करते हम लोग सब कुछ भूल चुके थे, ठीक है, कि हमें क्या आता है, हम कौन है। इंडियन सब कुछ भूल चुका था, तो अल्टीमेटली स्किल डेवलपमेंट करना पड़ा। तो इसीलिए मैं ये सब बात कर रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर ब्रिटिश एरा, मतलब पहले मुगल देन ब्रिटिश, ये ब्रिटिश एंड मुगल एरा, ये लास्ट 500 ईयर्स इंडियंस क्या है ना, ये इंडिया का लोग ना, मतलब सर टोटली खत्म हो चुका था। तो यही इसका असर आज आप देख रहे हो, इसी का असर आज आप देख रहे हो कि जिसके कारण इंडियंस के पास स्किल नहीं है। और तभी तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के साथ लड़ाई चल रहा है कि भाई एजुकेशन कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो जाए, आप एजुकेशन में जीएसटी नहीं लगा सकते। आप बात समझ पा रहे हो मैं आपको जो सिनेरियो बताना चाह रहा था? तो लड़ाई हुआ सर, तो लड़ाई में taxing the education sector always been sensitive issue, as education is seen more as social activity than a business one. The government has a constitutional obligations to provide free and compulsory elementary level. It would be beneficial if education services are exempted from tax. However, आजकल आप सबको पता है कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। इसके लिए तो मैं आप सबके सामने एक मुद्दा जरूर लाऊंगा। अपने कोलकाता में सेक्टर 5 है, ठीक है, जहां पर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भर भर के हो रहा है, ठीक है। मतलब लाखों करोड़ों का कोर्स चल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट चल रहा है। इज आल्सो अ रियलिटी। The distinction between the core and ancillary education is blurring, and education is now an organized industry with huge revenues. आज की डेट में एजुकेशन एक बहुत अच्छा बिजनेस का एरिया बन चुका है, आप सब कोई देख भी पा रहे हो, और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी इसमें है। तो जो लोग एजुकेशन का बिजनेस करना चाहता है वो लोग तो बिजनेस कर रहा है ना, भर भर के बिजनेस कर रहा है।
मतलब कुछ है नहीं, पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन बस क्या है ना, कोट टाई पहना के थोड़ा शीशा का बिल्डिंग लगा के कुछ भी चार्ज करते रहते हैं। और लोगों को क्या लगता है जानते हो, स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का जो पेरेंट्स है, इनको लगता है कि भाई, क्योंकि हर किसी को तो गवर्नमेंट या इस तरह का एडुकेशन या जैसे कि पार्लियामेंट एक्ट लाइक चार्टर्ड कॉस्ट सीएमए या सीएस करने में बहुत लोग डर जाते हैं, जो काफी लो कॉस्ट एजुकेशनल जगह है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना जमीन बेच देता है, अपना पूंजी बेच देता है, अपना पीएफ तोड़ देता है, और फिर जाके प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो एक 1 ईयर के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का खर्चा कर रहे हैं। जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी तो 5 स्टार यूनिवर्सिटी है, 5 स्टार यूनिवर्सिटी, मतलब वहां पर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 5 स्टार होटल में आ चुके हो। बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि क्या सच में एजुकेशन इतना एक्सपेंसिव होना चाहिए? मैं आपको, आप लोगों ने अगर देखा तो बहुत अच्छा, पर अगर नहीं देखा तो मैं आपको एक इमेज दिखाना जरूर चाहूंगा। एमआईटी अकेला नहीं है, बहुत सारा है। ये देखो, आप एमआईटी यूनिवर्सिटी का इमेज देखो, ये क्या लग रहा है आपको? एजुकेशन का जगह लग रहा है या फिर कोई रिसोर्ट जैसा लग रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को? स्टार कैटेगरी होटल। स्टार कैटेगरी होटल लग रहा है? मतलब देखो, मुझे इनके पास पैसा है, जो लोग यहाँ पढ़ने जाते हैं, मेरा भी कोई स्टूडेंट्स है जो एमआईटी में पढ़ता है, इवन मैं उनके साथ इसी तरह डायरेक्टली बोल देता हूँ कि भाई, इवन उनके पेरेंट्स को भी मैं काफी बार कहा कि मुझे आज तक समझ भी नहीं आया कि आप इतना खर्चा करके एमआईटी में क्यों एडमिशन कराया। मतलब उनको ऐसा क्यों लगता है कि एमआईटी में पढ़ने के बाद अब उसका बच्चा गूगल का सीईओ बन जाएगा क्या? देयर इज अ बिग क्वेश्चन। तो देखो, हाँ ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट है। आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिस्टम चल रहा है इंडिया में, ठीक है। आजकल यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट बन रहा है। एक टेक्नो इंडिया बोल के एक चेंज चल रहा है, राइस का, एडमस बोल के एक ग्रुप है, राइस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बिजनेस करता है सर, मतलब वो काफी जोर जोर से करता है, और उनके साथ सब गवर्नमेंट टाई अप के साथ चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा रेवेन्यू अर्निंग हो जाता है। बट आप लोग एक चीज देखो कि मुझे सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड कि एडुकेशन इतना महंगा क्यों होना चाहिए, या फिर इतना बड़ा फैसिलिटीज का क्या जरूरी है? अगर किसी को एक अच्छा स्मार्टफोन बनाना आता है तो क्या उसके लिए इतना बड़ा 5 स्टार कैटेगरी चाहिए? आज हमें एक बेसिक फोन बिल्डअप करना नहीं आता, हमें चाइना से लाना पड़ता है। कभी आप लोग सोचते भी हो तो देखो, एक देखो मी मोबाइल, Xiaomi, मी, ओप्पो, वीवो, हाँ, एक बेसिक स्मार्टफोन इंडिया में एक बना था सर, माइक्रोमैक्स, वो भी टोटल में नहीं बनता था, असेंबल करता था। हम लोग ये एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बिल्डअप कर रहे हैं जिसमें हम सच में कुछ सीखते हैं, और पूरा का पूरा चाइना डिपेंडेंट, पूरा का पूरा जापान डिपेंडेंट, कोरिया डिपेंडेंट, इवन कुछ चीज तो ताइवान से आते हैं सर, यू नो, ताइवान से भी काफी सारा प्रोडक्ट आता है, वियतनाम से भी प्रोडक्ट आता है, थाईलैंड से भी प्रोडक्ट आता है, लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है। आप लोगों में से कोई कोई सिलीगुड़ी विजिट किया था, ठीक है, सिलीगुड़ी में आप लोग देखना, सिलीगुड़ी में एक हांगकांग मार्केट बोल के एक मार्केट है, जहां पर बेसिकली ये सब थाईलैंड का प्रोडक्ट, हांगकांग का प्रोडक्ट बिकता है। मतलब सिलीगुड़ी में लोग सिलीगुड़ी का प्रोडक्ट पसंद नहीं करता, हांगकांग का प्रोडक्ट पसंद करेगा। मार्केट का नाम ही हो गया हांगकांग मार्केट। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा सिस्टम हम लोग क्यों बिल्डअप किए हैं कि यहाँ से एक प्रोडक्ट यहाँ जाता है, सस्ता पड़ जाता है, हम लोग यहाँ बिल्डअप नहीं कर सकते। जो भी हो, मतलब एजुकेशन का प्रॉब्लम देखो आप, तो बाद में एजुकेशन बनाया जा रहा है सर, एमआईटी यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है 5 स्टार कैटेगरी में। एमआईटी वाले मेरे को मारेगा, बहुत जोर का मारेगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं सर। मुझे सीरियसली उस दिन पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नाम सुने हो आप लोग? पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोल के कोई कॉलेज है, आई डोंट नो, हाँ आई थिंक यही है। ये मुझे फोन किया था, टाई अप करना चाह रहा था। ये मैं बाद में उनको बोला कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मेरे साथ टाई अप कर रहा था कि आप लोगों को अगर मैं रिकमेंड करूं तो मुझे कमीशन देगा। आप समझ पा रहे हो? बस आप लोग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लवली पंजाब में चलता है ना? हाँ, जलंधर में। जलंधर में, जो भी हो जस्ट बेसिकली गवर्नमेंट को भी इसी का, गवर्नमेंट भी यही बोलना चाहता है कि अगर एजुकेशन इतना ज्यादा कॉमर्शियलाइज है तो क्यों ना हम उनसे गुड़ ले लें,
तो ये कंट्रोवर्सी तो है सर, आपको मैं बस कंट्रोवर्सी बताने के लिए इतना सारा पॉइंट आपके सामने उठाया। तो क्योंकि जब एजुकेशन लग्जरी फील्ड में यूज हो रहा है, कमर्शियलाइज हो रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट भी क्यों बोलेगा कि भाई मैं क्यों ना टैक्स लूं, अगर लोग इतना खर्चा करके पढ़ना चाहते हैं तो। হ্যাঁ দাদা ঠিকই বলছেন, নেওয়া উচিত। एग्जैक्टली ना, तो गवर्नमेंट भी कहीं गलत नहीं है, और गवर्नमेंट अकेला कर भी नहीं पा रहा है। ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है। एक सवाल आ सकता है कि अगर एजुकेशन इतना ही कंपलसरी है, अगर एजुकेशन इतना ही बेनिफिटेड है, क्योंकि सच में एजुकेशन को प्रमोट करना जरूरी है, तो जैसे कि कोलकाता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी, आसाम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी लोग सब कुछ कर देता तो शायद इतना सारा अलग से यूनिवर्सिटी बनाने का जरूरत नहीं होता। हेलो, यस और नो, है ना? Yes, अगर sir. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है इंडिया में, क्यों प्राइवेटाइज सिस्टम इतना ज्यादा बढ़ रहा है? बिकॉज ये देखो, अपने यहाँ पर कोलकाता में कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो है, बड़ा यूनिवर्सिटी। अपने मेरा जो नेटिव है यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है विद्यासागर बोल के, एक है आपका बाडवान यूनिवर्सिटी। वेस्ट बंगाल के अंदर ही काफी सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बट जितना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटीज है, ऐसे इस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो यहाँ पर गुवाहाटी आसाम यूनिवर्सिटीज है, आप मुंबई जाओ तो यहाँ मुंबई में है, आप कर्नाटका में जाओ कर्नाटका में है, हैदराबाद में जाओ। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग ना मतलब उनको अपना क्या बोलते हैं ना, मतलब उसको कोई इनोवेशन नहीं है उनका, वो कुछ भी सोचता नहीं है, उनको मंथली मिल जाता है ना। कुछ न्यू कोर्स इनोवेट करे, समय के साथ चले, कुछ सिखाया जाए बच्चे लोगों को। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू टीच अ न्यू थिंग, जिससे देश का कुछ अच्छा हो, जिसमें स्किल का डेवलप हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग सब वो रास्ता गुजर के आ चुके हो या अभी भी गुजर रहे हो, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स बेटर देन मी। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल में प्रॉब्लम यही है इंडिया में कि वो सब अपना नौकरी को ना मतलब परमानेंट मान लिया है, और वो सिर्फ बैठे बैठे सैलरी पसंद करता है। 80 के से 85 के मिल जाता है ना बैठे बैठे, तो क्यों दिमाग लगाए। मैं वाइस चांसलर हूँ, यही काफी है। मैं प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, दैट इज एनफ। एजुकेशन जाए भाड़ में, फर्क नहीं पड़ता। जब गवर्नमेंट देख रहा है कि भाई स्किल में गैप हो रहा है, अब प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट में प्रॉब्लम जो स्किल का गैप तो हो रहा है ना, बिकॉज गवर्नमेंट को नीड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो जा रहा है, तब गवर्नमेंट देख रहा है कि भाई गवर्नमेंट को तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा चेन ही करप्टेड है। जब चेन करप्टेड है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि भाई करप्टेड चेन को तोड़ने से अच्छा है प्राइवेटाइज सिस्टम बना दिया जाए, उसमें और करप्शन करने का मौका मिलेगा। आई डोंट नो विच इज रॉन्ग, विच इज राइट, विच इज रॉन्ग, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम का अराइज का एरिया कहाँ है, कि क्यों एमआईटी जैसा 5 स्टार यूनिवर्सिटीज बन रहा है, और क्यों जो मस्ट नीडेड यूनिवर्सिटीज था जहां से निकल के इतना बड़ा बड़ा देश प्रेमी बना था, इतना बड़ा बड़ा ऑथेंटिक साइंटिस्ट बना था, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एक गांव से बन के यहाँ से बन गया था सर। एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु में रामेश्वरम के एक छोटा सा गांव से बन चुका था। सीवी रमन जैसे साइंटिस्ट बना था, तो क्या ये यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता है? बट करेंटली ऐसा प्रोफेसर भी नहीं है, ऐसा टीचर भी नहीं है। वो बेसिकली वो इकोसिस्टम लॉस्ट है सर। जो एजुकेशनल इकोसिस्टम ये सब यूनिवर्सिटीज में था ऑन दैट टाइम, जो जैसे कि कोलकाता यूनिवर्सिटी, जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी, जो इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है। आप लोगों को पता होगा, ये गोपी ने, मेरा भाई जो है, आपको पता है, मैम का भाई अनुभव, ये जो कॉलेज में पढ़ा है ना, मिर्जापुर सिटी, ठीक है, आई थिंक जो लोग कोलकाता में हो जानते हो, मिर्जापुर कॉमर्स कॉलेज, मिर्जापुर सिटी, जो इसका नाम ही है कि इसका नाम है कॉमर्स कॉलेज एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका कॉमर्स चल रहा है सर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, वो कोलकाता का, इवन इंडिया का पहला कॉमर्स कॉलेज में से एक है। कोलकाता का तो पहला है ही, इवन आप बोल सकते हो कि इंडिया का पहला कॉमर्स कॉलेज है, बट आज वहाँ का क्या हालत है। तो जस्ट आपको पता चल ही रहा है कि सिचुएशंस कितना ज्यादा स्किल गैप कर रहा है, और उसी स्किल गैप के साथ साथ एजुकेशन एक इतना बड़ा बिजनेस का एरिया बन चुका है। आप लोग अभी बाइजू को देख रहे हो ना सर, बाइजू का वैल्यूएशन देखो सर। बिजनेस पे, एजुकेशन पे बात चल रहा है, तो आप बाइजू को भी देख लो एक बार कि बाइजू का वैल्यूएशन देखो। ये एजुकेशन ही बेचता है सर, मैं भी बेचता हूँ, ऐसा क्यों बोलूं, लेकिन बाइजू को देखो आप, बाइजू का बिजनेस वैल्यूएशन देखो। तो रेवेन्यू है इसका 520 करोड़ का 2019-18 का,
इसका टोटल वैल्यूएशन आ चुका है 5.6 बिलियन $78 मिलियन। अब देख पा रहे हो, वैल्यूड $5.4 बिलियन बाइजू का वैल्यूएशन है। बाइजू रविंद्रन फाउंडर है इसका, 2011 में बेंगलुरु में बना था। ये बाइजू जो अभी करेंटली इंडियन टीम को स्पॉन्सर्ड करता है, ठीक है। स्पेशली 1 to 12 के बच्चों के लिए मेनली फेमस है ये, साइंस के लिए ज्यादा, मैथ वगैरह ये सब के लिए बेसिक एजुकेशन दे रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज दी वे कि एजुकेशन एक अलग तरीका बदल चुका है, अपना एक अलग रूप लिया है। मैं आपको जो जो जगह हो सकता था मैं आपको बता रहा हूँ। तो however, the GST law tries to maintain a fine balance whereby core educational service provided and received by the educational institutions are exempt and other service are sought to be taxed। मतलब जो core educational system है उसको टैक्स नहीं किया जा रहा है, उसको exempt किया जा रहा है, बट अगर कुछ core नहीं है तो उसमें टैक्स लगाया जा रहा है। Exemption from GST granted while entry 66 stated above can be discussed under two broad categories: education related output service and education related input service। The discussion in succeeding paras fundamentally revolves around these two areas। चलो अभी मैं आपको एजुकेशन का आउटपुट सर्विस और एजुकेशन का इनपुट सर्विस क्या है बताता हूँ। थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। आउटपुट सर्विस में सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ एंड बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन। मतलब जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किसी को कोई सर्विस दे रहा है उसको आउटपुट सर्विस कहता है, और जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको इनपुट सर्विस कहेंगे। तो करेंटली सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू द स्टूडेंट्स, टू द फैकल्टी, टू द स्टाफ by way of conduct of entrance examination against some considerations। कि आप एग्जाम बैठना चाहते हो तो आपको बदले में कुछ देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म भरने का टाइम हो गया ना, आप लोगों का फॉर्म भर लो, सीए का ऑलरेडी हो चुका है, सीएमए का टाइम चल रहा है, सीएस का भी आई थिंक कुछ ही दिन में खबर आ जाएगा। आई थिंक उनका भी स्टार्ट हो चुका है, मैंने अभी थोड़ा गो थ्रू किया नहीं। सीएमए का जैसे चालू हो चुका है, तो फॉर्म फिलअप का सिस्टम में आप लोगों ने फॉर्म भरते हो, कोई 1200 का, कोई 1500 का फीस देके आप एग्जाम देते हो, तो ये समथिंग इन कंसिडरेशन है। तो ये बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको कुछ सर्विस दे रहा है और बदले में कुछ रिटर्न दे रहा है। तो दिस आर दी मुद्दा जो एक बार আমি জানি, ওই জন্য আমি কিছু স্পেশালি বলিনি। जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिलअप किया था ना, एक बार अपने साइट पे जाके एक बार लॉगिन करके देख लेना कि कुछ अपडेट करने के लिए बोल रहा है कि नहीं। अगर किसी का पुराना है, जैसे कि जो लोग मई जून के लिए एग्जाम फॉर्म भरे थे, जस्ट एक बार अपने इंस्टीट्यूशंस के लॉगिन साइट में जाना जहां पर एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था आप लोगों ने। अगर आप लोग एक बार फिर से देख लेना कि अगर कुछ अपडेट करना है कि नहीं। आई डोंट थिंक कि करना है, बट अगर कुछ करना होगा तो आप लोग एक बार देख लेना। হ্যাঁ দাদা, ওই মার্চ করে দিয়েছিল, ডিসেম্বরের সাথে তো বলেছিল ফিসটা কন্টিনিউ করা যাবে। হ্যাঁ, করা যাবে। হ্যাঁ, ওইটা করেছিলাম, মেলে পাঠিয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা, করে দিয়েছিস তো? হ্যাঁ, ওর তো অনেক আগে পাঠিয়েছিল। ও ঠিক আছে, আরেকবার দেখে নিস যদি এখন কিছু আপডেট আছে কিনা, একবার দেখে নিস, নাহলে আমি দেখলাম কিন্তু কোনো আপডেট নেই, মানে কোনো নোটিফিকেশন। हाँ, আমার কাছেও আসেনি। আমি yesterday আমার কাছে सीएमए का अपडेट गुलो एसছিল, सीएमए का अपडेट आया था तो मैंने इसलिए दे दिया था। सीए का मेरे पास पहले अपडेट था, मैं सीए का बता दिया था। सीएस का मेरे पास भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं भी नहीं बता पाया। जब भी आ जाएगा मैं बता दूंगा, पर आप लोगों को भी मैं बताऊंगा, प्लीज थोड़ा अपडेट रहिएगा वेबसाइट के साथ इंस्टीट्यूट का। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशंस क्या है? तो इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। प्लीज इसको याद रखिएगा कि एंट्रेंस फी जो एग्जाम के लिए आप लोग भरते हो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी किया गया है, ठीक है। अगर कुछ एंट्रेंस फी लिया जा रहा है एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो वो जीएसटी से अंदर नहीं है। Service since exemptions with respect to said service is available only when these services are provided by educational institutions. It is important to analyze the term educational institutions first. तो चलो, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही आपसे एंट्रेंस फीस ले सकता है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है ना। तो चलो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जीएसटी क्या कहता है। व्हाट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? बिकॉज इसका बहुत मिसयूज हो रहा है।
Educational institutions means an institutions providing service by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent. Preschool से लेके up to HS. Education is a part of a curricula for obtaining a qualification recognized by any law. ठीक है, कोई लॉ के अंडर, अगर लॉ मतलब कि भाई जैसे कि आप लोग HS पास करते हो, अगर आप कोई ग्रेजुएट बनते हो तो वो कोई लॉ है, ठीक है, जैसे कि UGC का लॉ है, AICT का या मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का लॉ है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का लॉ है, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लॉ है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का लॉ है। आप लोग क्लियर है ना? तो एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलर फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उस टाइम पे जो है एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स, जो मैंने आपको वोकेशनल के बारे में काफी डिस्कशन कर रहा था। तो ये होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस whose operations conform to the specifies given in the definition of the term educational institutions would be treated as the one entitled to avail exemptions provided by the law. Subclause 2, the term education as a part of curricula for obtaining a qualification recognized by any law for the timing in force means the education divided as a part of the curricula that has been. इसका आप देख लो इंटर 66 में एक बहुत ही गजब का पॉइंट कहा है यहाँ पर। ये टेबल एक बार आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडेड और जीएसटी में एग्जामिनेशंस का क्या खेल है? एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडेड कॉन्डक्ट ऑफ डिग्री कोर्स बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। देख रहे हो ना, कॉन्डक्ट ऑफ डिग्री कोर्स बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस कवर्ड इन सब क्लॉज, ये जीएसटी में आता है। रीजन दिस कोर्स लीड टू ग्रांट ऑफ क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ये जीएसटी में एग्जामिनेशंस हो जाएगा। ट्रेनिंग की मतलब सॉरी यहाँ पर मैं एग्जामिनेशंस बता नहीं रहा हूँ, बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन सा है और कौन सा नहीं है वही बता रहा हूँ। ट्रेनिंग गिवन बाय प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक KSG स्क्वायर, जिसपे आप लोग पढ़ाई करते हो, ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है एज पर लॉ, इसको हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर कह सकते हैं। सच ट्रेनिंग डज नॉट लीड टू ग्रांट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, हम आपको कोई किसी भी तरह का रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस नहीं दे सकते, बट हाँ जैसे कि CA, जैसे कि CS, CMA जैसे क्वालिफिकेशन या NISM जैसे क्वालिफिकेशंस को लेने के लिए, ठीक है, हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर ना? तो हम आपको किसी भी तरह का क्वालिफिकेशंस नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मतलब आजकल क्या है ना, फ्रॉड कर रहा है ये प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपने आप को इंस्टीट्यूट कह के वो अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है। बहुत लोग इसमें ट्रैप में आ रहा है, ठीक है। उस दिन मेरे को एक जन फोन करके पूछ रहा है कि आपका इंस्टीट्यूट में हमें सर्टिफिकेट मिलेगा ना, तो मैं बोलता हूँ सर्टिफिकेट हाँ जरूर मिलेगा, पास करेंगे तो जरूर सर्टिफिकेट मिलेगा, जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का पढ़ाई करेंगे, बट मेरा सर्टिफिकेट का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। बट क्या है ना, स्टूडेंट फर्टर्निटी पागल हो चुका है, गार्जियन पागल हो चुका है, उनको ना सर्टिफिकेट का लत पड़ा हुआ है, उनको सर्टिफिकेट चाहिए, क्या सीखेंगे नहीं पता, बट उनको हर जगह से ना सर्टिफिकेट चाहिए। अरे भाई कहाँ का सर्टिफिकेट वैल्यूएबल है, किस जगह का सर्टिफिकेट का मतलब होता है वो तो देखो पहले। इसका सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन है, इसका सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन है, इसका सर्टिफिकेशन का वैल्यूएशन है, इसका सर्टिफिकेशन का वैल्यूएशन है। क्या KSG स्क्वायर, चलो एक बिग लेवल में नाम ले लेते हैं, क्या बाइजू का सर्टिफिकेशन का कोई मतलब होता है? क्या बाइजू सर्टिफाइड स्टूडेंट? हेलो प्लीज टेल मी, कोई मतलब नहीं है। नहीं, जब तक स्कूल से 10th और 12th नहीं करे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो KSG स्क्वायर सर्टिफाइड होने का भी कोई मतलब नहीं है। KSG स्क्वायर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको वैराइटीज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करता है। बाइजू आपको स्कूल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करता है। ये फर्क होना चाहिए, लेकिन पब्लिक को समझ नहीं है। मेरे को ऐसा बहुत स्टूडेंट मिला है, अब सर्टिफिकेट देंगे क्या, तो इसलिए कुछ लोग ना बदमाशी भी का चालू किया, सर्टिफिकेट दे रहा है और फिर अपने आप को बोल रहा है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, हाँ हम लोग यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है, हम लोग वहां से रिकॉग्नाइज्ड है। अरे समझ में नहीं आता, लोग इतना पागल रहेंगे तो फिर इस तरह का कोचिंग सेंटर्स भी ना अपने आप को गलत लोगों के साथ गलत ही कर लेगा। चीट वही होते हैं जो अपने आप को चीट कराते हैं, और कुछ लोग तो होते ही हैं जो मतलब ही, जो भी हो। आपको बात समझ में आ रहा है ना? Education is a part of prescribed curricula for obtaining a qualification recognized by a law
ऑफ फॉरेन कंट्री। इसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं माना जाता। जैसे कि सीरियसली आप इंडिया में बैठ के, जैसे आप लोगों को किसी को गूगल सर्टिफिकेशन मिला है, जैसे मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि रोशनी ने गूगल सर्टिफिकेशन लिया, आई थिंक शिवम ने भी लिया है, लिए हो ना आप लोग गूगल सर्टिफिकेशन? डिजिटल मार्केटिंग में एक डिप्लोमा कोर्स किए ना आप लोग? वेरी गुड। हाँ सर। अच्छा, जो लोग नहीं किया वो लोग कर सकते हो, अगर इंटरेस्टेड रहोगे मार्केटिंग में कोई डिप्लोमा करना चाहते हो, मैं बताऊंगा कि गूगल से कैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये करेंटली गूगल फ्री में दे रहा है, लेकिन एक टाइम पे गूगल इसमें चार्ज करता था काफी ज्यादा। इसी सर्टिफिकेशंस को लोग सेल भी कर रहा है मार्केट में 30-40,000 में। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है गूगल से डायरेक्टली, गूगल यूनिवर्सिटी में। तो गूगल का जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू से गूगल का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो गूगल डायरेक्टली आप घर में बैठ के कर सकते हो। इवन सर्टिफिकेशंस जो है वो एकदम जॉब प्रोफाइल के लिए बूस्ट करेगा आपको, इतना गारंटी है सर। तो जॉब प्रोफाइल को भी आप बूस्ट करा सकते हो, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत एक हॉट एरिया है। तो आप अपना प्रोफाइल को बूस्ट करना, बेसिक मार्केटिंग मैटर को भी अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। तो दैट्स व्हाई मैं अपने स्टूडेंट्स को रेफर करता हूँ। आजकल इंस्टीट्यूट भी कर रहा है आपका सीए इंस्टीट्यूट एंड सीएमए इंस्टीट्यूट ऑल्सो, इवन सीएस ऑल्सो नया प्लान बना रहा है। आप लोग जब ट्रेनिंग करने जाओगे ना, तो आप लोगों को ये सब कराएगा, छोटा छोटा चीजें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक टाई अप किया, ठीक है, लेकिन वो चीज आप लोग अभी कर सकते हो जो सीएमए इंस्टीट्यूट आपको कराएगा, ठीक है। डेटा एनालिसिस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो मैंने भी काफी दिनों से स्टूडेंट्स लोगों को बोलता हूँ, किसी ने किया भी है माइक्रोसॉफ्ट से डेटा एनालिसिस। लेकिन रिसेंटली मैं कल ही देख रहा था सीएमए इंस्टीट्यूट का एक नोटिफिकेशन आया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का डेटा एनालिसिस का सर्टिफिकेशन दे रहा है, क्योंकि अभी सीएमए इंस्टीट्यूट बोल रहा है तो करेगा, मेरे बोलने से लोग उतना मानता नहीं है। लेकिन बात वही हुआ कि अल्टीमेटली कोर्स अवेलेबल टू ऑल है कि आप अगर करो। लेकिन क्या है ना, लोग जानते नहीं है। अगर सीएमए बोलेगा तो ऑब्वियसली आवाज बहुत जोर का होगा, बट केजी स्क्वायर बोलेगा तो आवाज अभी उतना जोर का नहीं हो रहा है। बट हाँ, एक दिन जरूर होगा। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग सच में अपने लाइफ में कितना जोर का एस्टैब्लिश होते हो। लेकिन सीरियसली सीएमए इंटर स्टूडेंट्स को ग्लोबल लेवल में प्रेजेंस बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिसेंटली टाई अप किया है सीएमए इंस्टीट्यूट। डेटा एनालिसिस, आपका अकाउंटिंग सिस्टम के लिए एक्सेल, ये सब के ऊपर टाई अप किया है, जो आपको सिखाया भी जाएगा। अच्छा, तो एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम of obtaining a qualification recognized by a law of a foreign country, जैसे कि मैंने आपको गूगल का बताया, जैसे कि मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट बता रहा हूँ, इसका भी होता है। आप लोग यहाँ पर MIT ले सकते हो, मतलब मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलंबिया, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, यहाँ इस सब कोर्स कर सकते हो सर, सीरियसली कर सकते हो। आई एम नॉट जोकिंग। आप सच में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड का कोर्स इंडिया में बैठ के कर सकते हो। अगर आप लोग सच में करना चाहते हो डिप्लोमा टाइप में, इवन IIM डिग्री भी ले सकते हो। डिप्लोमा में नॉर्मली ज्यादा होता है, फुल टाइम भी होता है, लेकिन करेंटली क्या है ना, कुछ कंट्रीज के साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं भी फुल टाइम के लिए आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर आप लोग डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो ना, जो आपको सीवी को बूस्ट करेगा, आप लोग कर सकते हो। 5,000 से लेके 30,000, 50,000 तक कोर्स फीस है। बट मैं आपको करेंटली ऐसा ही रिकमेंड करूंगा, अगर कुछ फ्री है तो ठीक है, अगर फ्री नहीं है तो 5,000 का सर्टिफिकेशन वाला जो है, आप कोर्स पहले कर लो, सर्टिफिकेशंस के लिए बाद में अगर आप पेमेंट करके सर्टिफाइड बनना चाहते हो तो बन जाना, अदरवाइज कोर्स तो किया रहेगा। तो आप लोगों को मैं हेल्प करूंगा, जो भी इंटरेस्टेड रहेगा मैं जरूर बताऊंगा कहाँ से हो सकता है, ऑथेंटिक क्या है, ठीक है। गलत जगह में जाके कोई तो फायदा है नहीं। ओके, तो लेकिन इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया नहीं मानता है, आपने देखा ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दोनों को नहीं मानता है, बट पहला वाला केस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। ओके, और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस है बहुत सारा, देखो कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या क्या है। कवर सब क्लास 3 में, सब क्लास 3 covers institutions providing service by way of education as a part of approved vocational educational course. An approved vocational educational course means a course run by an ITI, ITC, मतलब industrial training course or industrial training institute. Normally state government, union territories ये सब रन कराते हैं, affiliated to the National Council for Vocational Training और State Council for Vocational Training. ये हर एक स्टेट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। each and every district of India के पास ITI या ITC है,
offering course in designated trades notified under the Apprentices Act 1961. Apprentices मतलब ट्रेनिंग, जो लोग बेसिकली फैक्ट्री लेवल में, बिग फैक्ट्री लेवल में मशीन हैंडल करते हैं। इसमें अलग अलग होता है, फीटर होता है, ब्रॉयलर होता है, मुझे सब चीज़ एग्जैक्टली पता नहीं है, बट अलग अलग जैसे मशीन को हैंडल करना, अलग अलग रोल प्लेइंग होता है। Modular employee skill course approved by the NCVT. NCVT means National Vocational Training जो है, run by a person registered with the Directorate of General of Training, Ministry of Skill Development. ठीक है, ये स्किल डेवलपमेंट का एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। The modular employee skills is the minimum skill set which is sufficient for gainful employment or self-employment in the world of work. This scheme provides on vocational training. अगर ये सब केसेस है ना तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये देखो, स्किल अपग्रेडेशन वर्कर्स सीकिंग सर्टिफिकेशंस ऑफ देयर स्किल्स एक्वायर्ड इनफॉर्मली, आईटीआई ग्रेजुएट एटसेट्रा टू इंप्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोवाइड सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ये जीएसटी में नॉर्मली नहीं आता है। ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, नहीं आता है, नीचे ही लिखा हुआ है। इन द व्यू ऑफ द अबव डेफिनेशंस, सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एजुकेशंस सर्विस हैव बीन एग्जामिन्ड एज अंडर। तो चलो देखते हैं, एग्जामिन करते हैं प्राइवेट आईटीआई के केस पे क्या है, क्योंकि आईटीआई प्राइवेट भी होता है, आईटीआई गवर्नमेंट का भी होता है। Private ITI qualify as an educational institution if the educational provided by this ITI is approved as a vocational educational course. It implies that service provided by a private ITI only in respect of designated trades notified under Apprenticeship Act 1961 are exempt. मतलब ये जो वर्ड है ना, designated trades notified under Apprenticeship Act 1961, वो exempt होगा जीएसटी से। Under NT 66 service in other than designated trades are liable to GST. क्लियर है ना कि अगर ये चीज है तो ही एग्जेम्प्टेड होगा। डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर है तो एग्जेम्प्टेड होगा। अगर अप्रेंटिसशिप एक्ट में नहीं है, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप मतलब आप जब इंडस्ट्रियल में काम करते हो तो आपको अप्रेंटिस के हिसाब से किसी ना किसी जगह में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट इनको ट्रेनिंग देता है, जैसे इंडियन रेल देता है, इंडियन अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडियन रेल, इंडियन ओएनजीसी, सेल, वेल, ये सब अप्रेंटिसशिप देता है। इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अप्रेंटिसशिप देता है। बट अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर है तो कोर्स फीस जीएसटी के एग्जेम्प्टेड रहेगा, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। सर मैं बहुत सारा चीज एक साथ बता रहा हूँ, सर आप लोग मुझे थोड़ा बताइएगा कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। हाँ सर। यहाँ पर मैंने अभी एंट्री 6 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल का खेल देखो। अप टू हायर सेकेंडरी मतलब अप टू 12। बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 66 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अप टू HS, दैट मींस 12 तक को हायर सेकेंडरी कहते हैं, स्कूल लेवल डू नॉट सफर जीएसटी ऑन आउटपुट सर्विस एंड आल्सो ऑन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इनपुट सर्विस। मैक्सिमम इनपुट में भी इनको जीएसटी एग्जेम्पशन मिल जाता है। However, some of the input service like canteens, repairs, maintenance etc. जो लोग कैंटीन या मेंटेनेंस का काम स्कूल को देते हैं उनको में भी जीएसटी प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, बट आउटपुट में मैक्सिमम जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। Output service of lodging, boarding in hostel provided by such educational institutions which are providing preschool education and education up to higher secondary school equivalent of education leading up to a qualification recognized by law fully exempt from GST। देखा आपने कहाँ जीएसटी एग्जेम्प्टेड कर दिया। ओके चलो बोर्डिंग स्कूल थोड़ा देख लेते हैं। स्कूल में बोर्डिंग होता है ना, रहने का जो जगह होता है, बोर्डिंग स्कूल के लिए जीएसटी गवर्नमेंट ने क्या बताया। Provided service of educational coupled with other service like providing dwelling units of residence and food, रहने का लिए और खाने के लिए। This may be a case of composite supply, है ना, क्योंकि एक साथ खाना और रहना दोनों होता है तो उसको composite supply कह सकते हैं। हेलो, हम लोग जीएसटी के प्रीवियस चैप्टर्स में composite supply पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। हाँ सर। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में if the charge for education and lodging and हाँ बोलो हाँ बोलो बोलो चार्जर और मोबाइल के एग्जांपल वाला एग्जैक्टली बहुत कुछ था कंपोजिट। हेलो हाँ सुनाई दिया।
If the charge for education and lodging and boarding are inseparable, अगर ये चार्ज दोनों inseparable है, that taxability will be determined in terms of their principles laid down in section 2 subsection 30, read with section 8 of the CGST. That service in the case of boarding school are naturally bundled and supplied in the ordinary course of business. Therefore, the bundled up service will be treated as consisting entirely of principal supply, which means the service which forms a predominant element of such a bundle. In this case, since the predominant nature is determined by the service of education, other service of providing residential dwelling will not be considered for the purpose of determining the tax liability, and in this case, the entire consideration for the supply will be exempt. मतलब अगर बच्चा पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई करने के लिए उसको रहना भी पड़ेगा, मतलब स्कूलिंग, बच्चा ऐसे स्कूल थोड़ी ना जा पाएगा, बच्चा को स्कूलिंग के साथ फूडिंग भी देना पड़ेगा. स्कूलिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग तीनों बंडल सर्विस ही नॉर्मली स्कूल या बोर्डिंग सर्विस में रहता है, ठीक है, इसलिए टोटल में एग्जेम्प्टेड रह जाता है, टोटल में एग्जेम्प्टेड हो जाता है. समझ में आया सर कुछ? Yes, sir. Educational institutions. Educational institutions providing qualification recognized by law. We have already seen that institutions providing service by way of education as a part of a curricula for obtaining a qualification recognized by any law for time being in force qualify as educational institutions. ये तो हम लोगों ने देखा. However, the question arises that in the case where a course in a college leads to dual qualifications, only one of which is recognized by law, would service provided by the college by way of such educations can be covered by the exemptions qualifications. अगर दो क्वालिफिकेशन है, अगर एक लॉ प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो लॉ प्रोवाइड करते हैं वो एग्जेम्प्टेड है, जो कॉलेज प्रोवाइड करता है वो जीएसटी वाला हो जाएगा, ठीक है. प्रोविजन ऑफ डुअल क्वालिफिकेशन इन द नेचर ऑफ टू सेपरेट सर्विस as the curricula and fees for each of such qualification are prescribed separately. Service in respect of that qualification would therefore be assessed separately. ठीक है, तो इसी तरह से होता है कि अगर एक कॉलेज खुद प्रोवाइड करते हैं और एक लॉ वाइज हो रहा है, तो जो अलग है उसके लिए अलग. Incidental auxiliary service provided by way of hobby classes और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या हॉबी क्लास के लिए भी अगर इंस्टीट्यूशंस कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो विल बी example of naturally bundled course and therefore rated as composite supply. One relevant consideration in such cases will be amount of extra billing being done for the unrecognized competent, the recognized course. If extra billing is being done, it may be a case of artificial bundling of two different supplies, not supplies together in the ordinary course of business, and therefore there will be treated as a mixed supply, attracting the rate of the higher rate component for the entire consideration. जैसे वो कुछ स्कूल वगैरह में आजकल चल रहा है ना कि स्कूल के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर में ड्राइंग है, क्राफ्ट्समैनशिप है, आप लोगों को पता है स्विमिंग है, तो ये आजकल स्कूल के अंदर ही हो जाता है ना कि स्विमिंग क्लास, ड्राइंग क्लास, क्राफ्ट्समैनशिप क्लास, सब कुछ स्कूल के बाद. इवन प्लेइंग भी है, तो इसके लिए भी अगर अलग से चार्ज हो रहा है, तो अगर ये दोनों चार्ज जो है ना कॉम्पोजिट नहीं है, अगर ये मिक्स में आ जाता है तो उसको अलग करके उसमें मे बी टैक्स चार्ज हो सकता है, इवन हायर रेट भी चार्ज हो सकता है. डिपेंड करता है कि कौन सा सर्विस में रेट हाई है या लो है, तो ये डिपेंड करता है. ओके, एक रिसेंट एक चेंजेस है, देखो ये चेंजेस मतलब अमेंडमेंट बोल सकते हो या एडिशन बोल सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस केस में. ये इंस्टीट्यूशंस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा. सुना है कि नहीं सुना? हेलो, होटल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सुना है सर? होटल मैनेजमेंट नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, IIM. हाँ ये IIM है, ये MBA हाँ, का सुना. ये जो MBA होता है ना इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो MBA होता है उसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से नॉर्मली IIM को बनाया जाता है, ठीक है, बट इसका कोर्स फीस काफी हाई होता है.
ठीक है, मैं आपको IIM के बारे में कुछ बातें जरूर कह सकता हूँ। ये देखो, इंडिया में मैनेजमेंट प्रोफेशंस को, क्योंकि बिजनेस को मैनेज करना इंडिया के लिए अभी अच्छा बात नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन या बिजनेस मैनेजमेंट कह सकते हो आप। बिजनेस मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। ये एक एक्ट भी है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। द प्राइमरी ऑफर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, ठीक है। The establishment of IIM was initiated by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, based on the recommendation of the Planning Commission of India. ठीक है, IIMs were declared institution of national importance by the Ministry of Human Resource Development after the passage of Indian Institute of Management Act 2017. ठीक है, उसके बाद 2018 में बेसिकली इसका बाकी डेवलपमेंट हुआ। कलकत्ता में जो IIM है, IIM जोका है, IIM अहमदाबाद, ये बहुत फेमस है। IIM बैंगलोर बहुत फेमस है। ठीक है, कलकत्ता, अहमदाबाद, बैंगलोर काफी फेमस, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लाइक IIM शिलोंग, IIM रांची, IIM रायपुर, संबलपुर, ठीक है, IIM काशीपुर, सिमरपुर, जम्मू कश्मीर एंड अमृतसर, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोड। रिसेंटली जम्मू का जो IIM है ना, इसके साथ CMA इंस्टीट्यूट ने एक टाई अप किया मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। मैं आपको अपग्रेडेशन दे रहा हूँ सर। IIM प्लस IIM के साथ CMA इंस्टीट्यूट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का रिसेंट कोलैबोरेशन हुआ एकदम जस्ट फ्यू डेज बैक। IIM ऑफ जम्मू एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA एक्ट 1959। इनको बेसिकली देखो, कॉस्ट आता है, अकाउंट्स आता है, टैक्स आता है, सब कुछ इनको आता है, काफी सारा सब्जेक्ट में नॉलेज है, GST आता है, फाइनेंस भी आता है, बट एक चीज में ये लोग मास्टर नहीं हो पाते, दैट इज द मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट। जिसके लिए स्टूडेंट जो लोग CMA बन जाओगे, फिर आप लोग IIM के साथ टाई अप है तो काफी लो फीस भी होगा और स्पेशल फैसिलिटीज के साथ CMA वाले बच्चे लोग IIM से मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री भी ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज सीरियसली MOU हुआ, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखना चाहते हो आप लोग, दिखा देता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले, जस्ट कुछ दिन पहले ही मुझे दिखा था। ठीक है, बाद में मुझे मिलेगा ना तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको कि IIM के साथ जो इनका कोलैबोरेशन हुआ है, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ICSI के साथ भी है, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के साथ भी इसका टाई अप हुआ है। ICSI साइंस मूव विद IIM जम्मू, देख रहे हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के साथ भी IIM का मूव हुआ है। जो लोग CS वाले बच्चे उनके लिए भी अच्छा है। ये लास्ट मंथ में हुआ है, ये देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इंस्टीट्यूटिंग द ICSI सिग्नेचर अवार्ड स्कीम विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देख पा रहे हो सर? हेलो, यस सर। तो काफी सारा मैटर अपडेट हो रहा है सर, आप लोग इसको, इससे रिलेटेड एक मेल आया था मतलब समझ में नहीं आया था। हाँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आया बोल के। ओके, ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। CMA के साथ भी हुआ है, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन मिलेगा तो मैं जरूर बता दूंगा। कोई बात नहीं, फिलहाल IIM का स्टोरी देख लो। With effect from 31/1/2018, Indian Institute of Management Act 2018 came into force. This act has empowered IIMs to grant degree, diploma, and other academic distinctions or titles, specify the criteria and process for admission to courses or programs of study
Specify the academic content of program. Resultantly, all the IIMs are now educational institutions as they provide education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by law for timing in force. Normally IIM का कोर्स काफी एक्सपेंसिव है, मैं आपको बता दूं। कुछ कोर्स ऐसा भी है जो 22 लाख 15 लाख अलग अलग है, डिपेंड करता है, बट ऐसा भी कोर्स फीस है IIM का, MBA का। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही है कि IIM का जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है ना, वो सब GST एग्जेम्प्टेड है। इन ऑल सच लॉन्ग ड्यूरेशंस, देखो आप, ऑल सच लॉन्ग ड्यूरेशंस प्रोग्राम्स 1 year और मोर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ GST। यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, IIM के लिए है, जो आपको याद रखना चाहिए। बट IIM ना कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी बनाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम इन द सेंस सर्टिफिकेशन टाइप ऑफ शॉर्ट प्रोग्राम भी वो लोग डेवलप करते हैं। और मार्केट में जो लोग IIM में डायरेक्टली कोई बिग प्रोग्राम के लिए चांस नहीं मिलता, उनको यहाँ से प्रोग्राम करके कोर्स करने का मौका मिलता है। तो IIM ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, ठीक है, जो लेस देन 1 year है, लेस देन 1 year, फॉर विच दे अवार्ड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। उसके लिए वो लोग ना डिग्री नहीं देता, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देता है टू द एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एज दे आर कंसिडर्ड एज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेट प्रोग्राम। This participation certificate are not any qualification recognized by law. Such participants are also not considered as students of IIM. Service provided by IIMs as on educational institutions to such participant is not exempt from GST. Such short duration executive program attracts standard rate of GST 80%. 9 CGST, 9 SGST. Circular number this GST dated 1/1/2019. कुछ समझ में आया? हेलो सर, कुछ समझ में आया आप लोगों को? Supply of food in a mess or canteen. अगर educational institution generally have mess facility for providing food to their student and staff, such facility is either run by the institutions or student themselves in outsourced to a third person. If the catering service is one of the service provided by an educational institutions to its students, faculty and staff, and the shared educational institution is covered by the definition of educational institution as given above and entry number 66 के हिसाब से. If the canteen service, that is supply of food or drink in a mess or canteen, is provided by anyone other than the educational institutions, then उसको क्या माना जाएगा? The education institution outsource the catering activity to an outside contractor, then it is a supply of service, तब वो GST में आ जाएगा। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। It may be noted that said service when provided to an educational institutions providing preschool education and education up to higher secondary तो भी exempted from tax होता है। ये सप्लाई ऑफ फूड के केस में GST का केस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे प्लीज ध्यान रखिएगा। Fees charged from prospective employers. Educational institutions such as IITs, IIMs charge a fee from prospective employers like corporate house MNCs who come to the institute for recruiting candidates. आप बात समझ रहे हो? जैसे कि IIT कैंपस प्लेसमेंट देता है ना, तो जो कंपनी IIT से स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहते हैं, इवन कोई भी इंस्टीट्यूशन से, सपोज आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो, इवन CACM इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो देयर, ठीक है, तो वो लोग भी कैंपस प्लेसमेंट देता है। तो ये जो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आना चाहेगा ना, तो उसको उस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को कुछ फीस देना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स मतलब जो आपको जॉब प्लेस करेगा, जैसे कि CACM इंस्टीट्यूट भी करता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज IITs, IIMs चार्ज a fee from prospective employers like corporate houses, MNCs who come to the institute for recruiting candidates, मतलब आपको रिक्रूट करने के लिए आता है थ्रू कैंपस इंटरव्यूज इन रिलेशन टू कैंपस रिक्रूटमेंट्स। सच सर्विस आर आल्सो बी लायबल टू टैक्स। ये सर्विस टैक्सेबल होता है। समझ में आया सर? इंटरेस्टिंग था। ये है इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस मतलब अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको सर्विस या किसी को सर्विस नहीं दे रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विस दे रहा है, तो तब क्या होता है? रिगार्डिंग इनपुट सर्विस इट मे बी नोटेड दैट where output services are exempted, the educational institutions may not be able to avail credit
ऑफ टैक्स पेड ऑन द इनपुट साइड, है ना। अगर आउटपुट आपका एग्जेम्प्टेड है तो फिर आपको आईटीसी कैसे मिलेगा, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के केस में पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर आपका आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्टेड है तो इनपुट सर्विस अगर टैक्सेबल हो जाएगा तो आईटीसी क्लेम वगैरह कैसे हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। बिकॉज आप जब सर्विस दे रहे हो तब तो एग्जेम्पशन है आपका, तब तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन जब कोई आपको सर्विस दे रहा है तब आप टैक्स कलेक्ट करोगे। तो इस मैटर पे क्या बताते हैं यही आप फटाफट एक बार देख लो। जीएसटी कितना वास्ट मैटर है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। एक्चुअली बहुत वास्ट कुछ नहीं है, बस अपना आंख कान खुला रखो। Regarding input service, it may be noted that where output services are exempted, the educational institutions may not be able to avail credit for tax paid on the input side. The auxiliary education service which educational institutions ordinarily carry out themselves, but many may obtain as outsourced service from any other specified in item B of entry 66 only have been exempted. However, the said exemptions comes with the rider. Auxiliary service जैसे कि transportation of students, faculty and staff, कैटरिंग ऑफ इंक्लूडिंग, जैसे नॉर्मली आपको पता होगा कि स्कूल का पर्सनल बस नहीं होता, वो किसी ना किसी से ना बस का सर्विस लेता है, ठीक है। कैटरिंग इंक्लूडिंग इन मिड डे मील्स, उस केस में भी वो सर्विस किसी से लेता है। स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट से लेता है। सिक्योरिटी और क्लीनिंग ऑफ हाउसकीपिंग भी किसी ना किसी से सर्विस लेता है। सर्विस आर exempt only if such auxiliary educational services are provided to the educational institutions providing service by way of education up to higher secondary or equivalent. अप टू हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट होगा तो ये सर्विस जो है ये एग्जेम्प्टेड है। Thus, if such auxiliary education services are provided to the educational institutions providing degree or higher education institutions approved vocational education course, the same would not be exempt. मतलब समझ में आया सर? क्लास प्री स्कूल से लेके 12th तक, प्री स्कूल से लेके 12th तक अगर कोई सर्विस दे रहे हो किसी स्कूल को, ठीक है, तब एग्जेम्प्टेड है। हेलो सर, समझ रहा है ना सर, तब एग्जेम्प्टेड है। बट अगर 12th के बाद किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हो, तो जैसे कि बस सर्विस दे रहे हो, कैंटीन सर्विस दे रहे हो, ठीक है, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग एंड सर्विस दे रहे हो, लॉन्ड्री सर्विस दे रहे हो, तब वो सब क्या हो जाएगा, नॉट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? डिंकी, रोशनी, बताओ सर। है दादा। बस यही है सर, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और कुछ ऐसा सच नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेल्थ केयर सर्विस डिस्कस करेंगे एंट्री 74 में, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विस, इसमें भी काफ़ी लंबा चर्चा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं सर, कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है तो बता रहा है। बाकी इसके बाद बाकी छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स है तो एग्जेम्प्टेड ऑफ सर्विस के बाद ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। कुछ केस स्टडीज़ बताएंगे और ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिलहाल आज तो मैं इतना ही रखूँगा, इससे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत भी हो जाएगा। तो आप लोग घर में एक बार प्लीज़ इसको गो थ्रू करो। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो प्लीज। हाँ, एग्जेम्प्टेड ऑफ सर्विस में जहां तक हुआ है पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट क्लास में हेल्थ केयर और बाकी जो भी छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स है उसको कवर अप कर लेंगे, तो फिर पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड ऑफ सर्विस नेक्स्ट क्लास में आई होप कंप्लीट हो जाएगा। लंबा चौड़ा है बट ज़्यादा आई डोंट थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैंने बता दिया।